हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 पे चैप्टर 2 और पार्ट 4 पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग का लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सेशन चल रहा है और इस वाले वीडियो में ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए इसी वीडियो से आपका लघुत्तरीय भी बताया जाता है, द्वित्रीय भी बताया जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाता है। सब कुछ आपको एक ही वीडियो में क्या क्या कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में 400 प्लस मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट आपका बना है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सबका वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक नंबर दे दे रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस पर बिहार बोर्ड के लेके कोई भी समस्या है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऊपर लिख दे रहे हैं। चलिए, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो क्वेश्चन के लेके या बिहार बोर्ड के लेके तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या है उसको समाधान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है हम लोग का यहाँ तक का क्वेश्चन जो भी था वो समाप्त हो गया था और आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे करेंगे। इसमें आपको बता दिया था कैसे 2 नंबर का बनेगा, कैसे 1 नंबर का बनेगा और कैसे 4 नंबर का बना था, सब बता दिए थे कल आप लोगों को मैं। तो अब मैं इसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये वाला क्वेश्चन, और इसको भी हम लोग उसी जैसे पहले समझे थे उसी तरह इसको भी हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका। सोडियम बाइकार्बोनेट में किस यौगिक के कारण पकवान मुलायम होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस यौगिक के कारण इसका पकवान मुलायम होता है। तो यह टार्क्टिक अम्ल के कारण, किसके अम्ल के कारण, टार्क्टिक अम्ल के कारण इसका जो पकवान होता है वह मुलायम होता है। तो टार्क्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है इसको भी आप कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। आपका होमवर्क ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, अब यहाँ से आपको अगर पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या उपयोग है, तो सिंपली अगर ये 2 को क्वेश्चन लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर पक जाएगा, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। या शरीर की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है ना। तो अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो सिंपली इतना से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होगा, तो अम्लता दूर करेगा शरीर का और अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग जो आगे वाला क्वेश्चन है इसको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है ये वाला क्वेश्चन। अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा यौगिक रहता है। जो अग्निशामक यंत्र है उसमें कौन कौन से यौगिक रहता है। तो देखिए इसमें NaCO3 और प्लस H2SO4 रहता है, H2SO4 रहता है, ठीक है ना। अग्निशामक यंत्र में कौन कौन यौगिक रहता है, तो ये 2 यौगिक रहता है, ये 2 क्या रहता है, यौगिक रहता है। और अगर वही वाला जो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग जाने थे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ रहा है जो 4 नंबर यहाँ पे लिखा है आप इसको जो अग्निशामक यंत्र है इसके ऊपर लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलती से लिखा गया है, आप इसको ऊपर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो शराब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग इस वाले सोडा को समझ लेते हैं क्या है, धोने का सोडा। अग्निशामक ये समझ गए आप लोग। अब समझते हम लोग इसको। तो क्या बोल रहा है, धोने का सोडा क्या है। खाने का सोडा हम लोग जान गए थे, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जान गए थे। अब बोल रहा है भाई धोने का सोडा क्या है, तो इसको अब हम लोग समझते हैं। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट
टेका हाइड्रेट है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट टेका हाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा फ्रेंड? Na2CO3 और 10H2O इसका क्या हुआ? रासायनिक सूत्र हुआ। किसका? तो सोडियम कार्बोनेट टेका हाइड्रेट का रासायनिक सूत्र हुआ। जब इसे खुला वायु में छोड़ देते हैं तो इसमें इसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे उत्फुलन की क्रिया कहते हैं। देहाती भाषा में इसको क्या कहते हैं? सज्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है उत्फुलन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो क्या चीज मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेट्रा हाइड्रेट का 9 अणु जल से बाहर निकल जाता है, इसे ही उत्फुलन की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो मतलब उत्फुलन की क्रिया अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो आप सिंपली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, तो आपका 2 नंबर पक जाएगा। ठीक है, तो समझ आया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेट्रा हाइड्रेट का 9 अणु जल से बाहर निकल जाता है, इसी उत्फुलन की क्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है सोडियम धोने का सोडा क्या हुआ है, तो अगर 2 नंबर का पूछ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो सोडियम कार्बोनेट टेट्रा हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10H2। ठीक है, अब देखें मतलब इसका गुण क्या है। तो इसका भाई गुण क्या है? इसका गुण के ऊपर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यह सफ़ेद पारदर्शी होता है। तो आपसे पूछ सकता है सफ़ेद पारदर्शी कौन होता है? विरंजक चूर्ण, या मतलब बेकिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर, या धोने वाला सोडा। तो सफ़ेद पारदर्शी कौन होता है? तो धोने का सोडा। यह क्षारीय होता है। जल धोवन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर आ जाते हैं, जिसे निर्जली सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो अगर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है निर्जली सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं, तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है ना। अगर 4 नंबर का पूछ रहा है सोडियम मतलब धोने वाला सोडा का गुण क्या है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लिख दीजिएगा, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। जरूरी नहीं है भाई हम पेज ही भरेंगे तो हमको नंबर मिलेगा। भाई सटीक आंसर लिख रहे हैं, आपका 4 नंबर होगा। तो यह सफ़ेद पारदर्शी होता है, यह क्षारीय होता है। धोवन सोडा को गर्म किया जाता है तो मतलब जल के 10 अणु बाहर आ जाते हैं, जिसे निर्जली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इस सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं। मतलब ये सोडा है, इसको क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। तो क्षार या सोडा राख भी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड? चलिए, धोने वाले सोडा को कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको आगे समझ लेते हैं। इसका मतलब अब उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है। चलिए, तो इसका यूज क्या हुआ, इसका उपयोग क्या होगा। अगर आप मतलब पूछ रहा है धोने वाले सोडा का उपयोग 2 नंबर में, तो सिंपली 4 गो है तो 4 गो लिख दीजिएगा। तो क्या? जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो धोने वाला सोडा है, इसके जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या चीज़? पेट्रोल को शुद्ध करने में किसका उपयोग हो जाता है? तो धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। या लाल लिटमस पत्र को नीला करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर मतलब आपसे 2 नंबर का सवाल बन रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर 4 नंबर का सवाल पूछ रहा है धोने वाले सोडा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो मतलब आप यहाँ से लेकर अंतिम तक जहाँ था वहाँ तक लिख दीजिएगा, तो आपका 4 नंबर बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मतलब सब क्वेश्चन समझा दिए, 1 नंबर का 2 नंबर का कैसे होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसका समझ लेते हैं। यहाँ से मतलब क्या है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। यहाँ से जो भी फार्मूला है जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। तो तूथिया का सूत्र क्या होता है? तो तूथिया का सूत्र होता है CuSO4.5H2O। इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछ रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, तो CuSO4 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। अगर पूछ दिया हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो FeSO4 और 7H2O। FeSO4 7H2O हरा थोथा, 5H2O नीला थोथा। अगर श्वेत कशिम का पूछ दे रहा है
श्वेत कथिम का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो ZnSO4 और 7H2, ZnSO4 और 7H2। तो मतलब नीला तोता का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, हरा तोता का रासायनिक सूत्र FeSO4 और 7H2। श्वेत कशिम का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो ZnSO4 और 7H2। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनेगा। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। तो क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो मतलब बिहार बोर्ड पूछता है, बस ज़्यादा क्वेश्चन रखने का हम लोग प्रयास नहीं किए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट या आर्द्र हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षिप्त में POP भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नंबर हो गया, बस काम के लिए। तो इसका रासायनिक नाम, बस इसका रासायनिक नाम लिख दो भाई, इसका सूत्र लिख दो, बस 2 नंबर का हो गया। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? POP भी कहते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके मतलब कैसे बनाया जाता है, अगर इससे भी पूछ लिया सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि को लिखे 2 नंबर में, तो अगर तुम मतलब लिखेगा जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री तापमान पर गर्म करने में जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। तो जल के 3/2 अणु जब बाहर निकल जाती है तो किसकी प्राप्ति होती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो अगर इस आपसे 2 नंबर का सवाल यहाँ से बन रहा है तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 2 नंबर का हो जाएगा। अगर पूछ रहा है संक्षिप्त मतलब बिहार क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का संक्षिप्त में वर्णन करें 4 नंबर का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। 1 नंबर का आपको बता दिए है कैल्शियम सल्फेट, इसके रासायनिक सूत्र, और POP किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। ठीक है ना। तो निर्माण विधि क्या हुआ? तो जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री तापमान पर गर्म करने में जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए एक वाला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है? क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है? तो अगर 100 डिग्री पर गर्म किया जाएगा तापमान तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। लेकिन क्या बोल रहा है फ्रेंड? 100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तब क्या होता है? तब लिए बोल रहा है क्या? जब जिप्सम को 100 डिग्री तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत ताप्ती प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो कौन ताप्ती? मृत ताप्ती प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसे शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाएगा। जिसे शीघ्रता से क्या हो जाएगा? जमने का जो भी उसका गुण है, प्रक्रिया, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आता है तो 5 से 10 मिनट में क्या हो जाता है? जम जाता है। इस क्रिया को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अगर आपसे मतलब ये वाला सवाल पूछ रहा है तो सिंपली आपको यहाँ तक तो लिखना ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है, तो सिंपली यही वाला आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, एक बार और आपको समझाएंगे, पहले इसको और देख लीजिए क्या है। तो प्लास्टर ऑफ जमना कहते हैं, देखिए तो समझ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में आकर जिप्सम बनाते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल के संपर्क में आकर क्या कर लेता है? तो यह जिप्सम बना लेता है। तो देखिए अगर पूछ रहा है क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, तो देखिए एक बार और आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाएगा तो मृत ताप्ती प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसे शीघ्रता से जमने का गुण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में क्या हो जाता है? जम जाता है। इस क्रिया को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इस क्रिया को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं फ्रेंड? जमना कहते हैं।
प्लास्टर और पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना लेता है। तो प्लास्टर और पेरिस जल के संपर्क में आकर क्या कराता है, तो जिप्सम बना लेता है। तो आप पूछ रहा है प्लास्टर और पेरिस का क्या उपयोग है। अगर 2 नंबर का सवाल आ गया प्लास्टर और पेरिस का क्या उपयोग है, तो देखिए टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में। ऊपर वाला क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा है, 5 से 10 मिनट में क्या हो जाता है जम। तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और खिड़कियों एवं दरवाजों को देखिए अब खिड़कियों एवं दरवाजे के मतलब छिद्रों को बंद करने में, खिलौना बनाने में और दीवारों को चिकना करने में, कलाकृतियाँ बनाने में और प्रयोगशाला में प्लास्टर और पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो अगर पूछ रहा है प्लास्टर और पेरिस का उपयोग मतलब कैसे किया जाता है 2 नंबर में या 4 नंबर में, तो अगर इतना लिख देते हो तो आपका 4 नंबर भी हो जाएगा। अगर 2 नंबर का पूछ रहा है तो 2 नंबर भी हो जाएगा। तो प्लास्टर और पेरिस की हड्डियों को मतलब एक जगह स्थिर करने में एवं खिड़की एवं दरवाजे के छिद्र को बंद करने में, खिलौना बनाने में, दीवारों को चिकना करने में, कलाकृतियाँ बनाने में और प्रयोगशाला में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा और इसको आपको नोट भी करना है थोड़ा। चलिए, तो आपको समझ आ गया क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। तो चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उपयोग समझ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मतलब अब हम लोग इसको आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, अब हम लोग इसका जो भी आगे वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है, लवण यानी सैल्ट, लवण है, लवण यानी सैल्ट। तो क्या लवण क्या होता है, अब हम लोग लवण को समझते हैं। तो देखिए, लवण वैसे आयनिक यौगिकों को कहा जाता है। ऐसे तो आपको लवण और उदासीन आपको बहुत ही बता दिए हैं, आपको मतलब याद ही हो गया होगा आई थिंक। तो देखिए, अब फिर भी दिया है तो फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए, लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने के जल फलस्वरूप होगा, फलस्वरूप बनते हैं। तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने का फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। जैसे ये क्या हुआ, HCl अम्ल है और यहाँ पे और मतलब ये तो लवण हो गया भाई। तो देखिए, अम्ल प्लस भस्म मतलब अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा, लवण और जल का निर्माण होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो अगर इससे मतलब अभिक्रिया होगा तो किसका निर्माण होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। कोई दिक्कत, इसको मतलब अच्छे से आपको बता दिया गया है, इसके ऊपर हम लोग विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए क्या है, अम्ल अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण के 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसे आप सभी को पता है अम्ल को भी 2 भागों में बांटा गया है, भस्म के भी 2 भागों में बांटा गया है, आप सभी किसी को पता होगा। तो देखिए क्या है ना, तो मतलब अम्ल और भस्म के मतलब गुण के आधार पर लवण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अम्लीय लवण, कौन लवण, अम्लीय लवण। तो इसको आप समझिए, देखिए यह एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह अम्लीय लवण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। तो कौन अम्ल के साथ, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल के साथ कराते हैं तो कौन अम्ल बनता है, वह अम्लीय मतलब अम्ल कहलाता है। तो ये देखिए, जैसे प्रबल अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया दुर्बल अम्ल के साथ हुआ, तो दुर्बल अभिक्रिया किया तो कौन अम्ल बना, अम्लीय लवण बना और जल बना। जैसे देखिए, ये क्या है, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है और MgH2O क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। तो अगर इससे मतलब अभिक्रिया किया किया तो क्या हुआ, अम्लीय लवण बना और उसके बाद क्या हुआ, जल बना। तो अम्लीय लवण का pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, HCl कौन अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है। MgH2O कौन सा अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है। और अम्लीय लवण कौन है, तो MgCl2 कौन है, अम्लीय लवण है। MgCl2 क्या है, तो यह अम्लीय लवण है। ठीक है। तो प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल के साथ कराएंगे तो कौन अम्ल का निर्माण होगा, अम्लीय लवण का निर्माण होगा। ठीक है ना। उसी तरह क्या है, क्या हो रहा है मेरे भाई, हाँ कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा। चलिए, अब प्रबल अम्ल समझ गए, अब आते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल के पास। सॉरी, दुर्बल अम्ल नहीं, तो प्रबल और दुर्बल तो भाई उसी अम्ल का ही मतलब भाग है। अब आते हैं हम लोग भास्मिक अम्ल क्या होता है। तो देखिए,
जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह भास्मिक लवण कहलाएगा। तो किसके दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दुर्बल अम्ल है और यह प्रबल अम्ल है, तो इससे अभिक्रिया किया तो क्या बना, तो भास्मिक लवण बना, परस में क्या हुआ, जल हुआ। तो देखिए दुर्बल अम्ल क्या हुआ H2CO3 और प्रबल भस्म क्या हुआ NaOH। तो इससे अभिक्रिया किया हुआ तो क्या हुआ Na2CO3 + H2। तो मतलब भास्मिक लवण का pH क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो ठीक है, समझ गए। तो देखिए एक बार और, भास्मिक अम्ल क्या है, तो जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह भास्मिक लवण कहलाता है। ठीक है ना। अब उसी तरह क्या हो रहा है, सामान्य लवण। तो क्या सामान्य लवण, तो प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह सामान्य लवण कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसमें दोनों प्रबल है कि नहीं, दोनों प्रबल है, अम्ल भी प्रबल और भस्म भी प्रबल। लेकिन इसमें एगो दुर्बल है और इसमें एगो प्रबल है, फिर उसमें भी एगो प्रबल था और एगो दुर्बल था ना। तो देखिए सामान्य, अगर 2 नंबर का पूछ रहा है अम्लीय लवण क्या है तो सिंपली उसको लिख सकते हैं, और इसमें भी पूछ रहा है 2 नंबर का तो सिंपली इसको लिख सकते हैं, और 1 नंबर का आपको बता दिए। अगर 4 नंबर का पूछ रहा है तो तीनों का डिफाइन कर दीजिएगा, तो आपका 4 नंबर पक जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर पूछ रहा है तो आप समझ गए कैसे क्वेश्चन मतलब आंसर को आप सॉल्व कर पाइएगा। जैसे सेम वैसे ही अगर आप बिहार बोर्ड में लिख कर आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। सामान्य लवण क्या होता है, तो लवण का pH मैंने से भी क्या होता है, 7 होता है। तो HCl NaOH क्या बना, तो NaCl और H2O। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो देखिए एक बार और भी देख लीजिए आप लोग। क्या उन चीज़ के गुण के आधार पर मतलब 3 भागों में बांटा गया है, तो अम्लीय लवण प्रबल अम्ल दुर्बल मतलब भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, और दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, और प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए बोल रहा है साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है नहीं। तो वही पूछ रहा है। तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl तो वही होता है। अब इसका निर्माण क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl और जल का निर्माण होता है। तो किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का अभिक्रिया होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इसका निर्माण विधि समझ गए, और इसका रासायनिक सूत्र आपको ऊपर बता दिए क्या है, इसका रासायनिक सूत्र यह है, और इसका निर्माण विधि ये। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर पक जाएगा। ठीक है ना। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र NaCl। इसका निर्माण विधि, जब मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सब्जेक्टिव भी बनता है। अगर पूछ रहा है आपसे साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है, अगर मतलब 1 नंबर पूछ रहा है निम्न में कौन कौन रहता है, तो देखिए इस सब साधारण नमक अशुद्धि के रूप में मौजूद रहता है। अगर ये नहीं रहता तो मतलब कभी भी मतलब जो क्या होता है ना, ये नमक वह बरसात के दिन में पसीजता नहीं। तो देखिए साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है, तो CaCO3 MgSO4 MgCl2 Na2SO4 तो साधारण नमक के अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है, CaCO3 MgSO4 MgCl2 NaSO4 यही रहता है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, बरसात के दिन में साधारण नमक क्यों पसीजता है, तो भाई अभी ऊपर आपको पता चला क्यों पसीजता है, क्योंकि नमक में अशुद्धि के रूप में ये सब रहता है, नमक के अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, ये सब रहता है।
इसी के कारण मतलब बरसात के दिन में मतलब यह पसंद है। जैसे देखिए, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में MgCl2 उपस्थित रहता है, जो प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित करना। अवशोषित क्या करना? अवशोषित कर लेना प्रस्वेदी का अर्थ होता है। क्या हो रहा है मेरे भाई? 1 मिनट। आज तो मतलब सवाल कैसे बन रहा था? तो बरसात के दिन में साधारण नमक क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि साधारण नमक के अशुद्धि के रूप में MgCl2 उपस्थित रहता है, जो प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी का अर्थ वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित करना होता है। तो 2 नंबर में आ रहा है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कर दीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। चलिए क्या बोल रहा है अभी? साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड या KiO3 यानी पोटेशियम आयोडाइड ट्राइड ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो आयोडीन युक्त बनाने में किसको मिलाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राइड ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड ट्राइड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो KiO3 या पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो Ki2। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो वही पूछ रहा है अब मतलब नमक का क्या उपयोग है भाई? तो नमक आप उपयोग आप भली भांति जानती हैं। तो भोजन बनाने में, भोजन पकाने में, अचार बनाने में, मुरमुरा बनाने में, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और रंजक सोडा को मतलब बनाने में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। आप लोग तो भली भांति जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मतलब बताने के लिए बोल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जल विद्युत धारा सोडियम देखिए एक बार और, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोसार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है क्लोरोसार अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, आपका 2 नंबर हो गया। या अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, आपका 2 नंबर हो गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोसार अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे NaClH2, अगर इस पर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो क्या इसका निर्माण हो रहा है? तो NaOH और Cl2 और H2। तो क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ कि नहीं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या क्लोरीन हो गया, और यह क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इस अभिक्रिया में एनोड पर 1 मिनट, इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, तो 1 मिनट, इसको मतलब देखा हम लोग देख ले इससे कौन क्वेश्चन था। हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब एनोड पर कौन गैस जाकर जमा होता है? तो क्लोरीन। कौन गैस? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस मतलब जाकर जमा होता है। देखिए क्या बोल रहा है वही, क्लोरोसार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ जमा होता है? तो अभी ऊपर अभी को बताया है, तो एनोड पर जमा होता है। कहाँ जमा होता है? एनोड पर जमा होता है। क्लोरोक्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है? तो कैथोड पर प्राप्त होता है। यही सवाल अभी आपको बताया है ऑब्जेक्टिव में। क्या बोला है आप? क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है? तो कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये का निर्माण होता है, यही का निर्माण होता है। अभी ऊपर चर्चा किए है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ से आपका सवाल बनेगा। क्या बोल रहा है? क्लोरीन गैस के उपयोग क्या है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है? तो जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है।
विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कपड़ों और कागज का विरंजन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। PVC और CFC का निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो क्लोरीन गैस के उपयोग क्या है, तो जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में, विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में, कपड़ा और कागज का विरंजन करने में, PVC और CFC के निर्माण में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है ना। और ये हम लोग का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा आई थिंक। देखिए अब 2 नंबर का सवाल इससे बनता है क्लोरीन से हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, तो रॉकेट ईंधन के रूप में, HCl का निर्माण में, अमोनिया गैस के निर्माण में, और स्वाद हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो का रसायनिक सूत्र क्या होता था, CHCl3। 1 नंबर का सवाल बनेगा CHCl3 क्लोरोफ्लोरो। तो हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, तो रॉकेट ईंधन के रूप में, HCl के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति से घी बनाने में। ठीक है ना, इसका यह होता है उपयोग। अब क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है तो धातु पर से ग्रीज को हटाने में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है धातु पर से ग्रीज को हटाने में, साबुन, अपमार्जक और कागज के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कृत्रिम वस्त्र, रेशा या कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग हो जाता है। बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग होता है, तो धातु पर से ग्रीज हटाने में, साबुन, अपमार्जक और कागज के निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र, रेशा और फाइबर बनाने में, बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग होता है। तो हम लोग का यहाँ तक लास्ट सेशन था, और जो भी क्वेश्चन बनने वाला था सब आपको बता दिया गया। और इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो यहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु त्रिय, दीर्घ त्रिय जितने भी क्वेश्चन है आपको सब सॉल्व करा दिया गया। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आप अपने टोले मोहल्लों में जितना भी बिहार बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, जितना भी स्टूडेंट लोग हैं, सबको दिखाइए। जिनसे क्या होगा ना, आप सभी का 400 प्लस में आपका क्या होगा, मार्क्स आएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।